चलो कोई बात नहीं। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड ग्रुप, उसको बोलते हैं अल्केलाइन अर्थ मेटल। अल्केलाइन अर्थ मेटल के नाम से जानेंगे। इस अल्केलाइन अर्थ मेटल में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, आपको सबसे पहले ये पता करना है। इस अल्केलाइन अर्थ मेटल में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। कौन कौन से होंगे जी? आपके पास होगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, हाँ जी बेटा, और रेडियम। हाँ कोई बात आपके, हाँ अल्केलाइन अर्थ मेटल है आपके पास, कौन कौन होगा? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और आपका बेरियम। ये एलिमेंट्स आपके पास, इनको अल्केलाइन अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं? आपको रीजन भी बताया था, क्योंकि ये बेसिक नेचर के होते हैं और दूसरा ये कहाँ मिलते हैं? अर्थ क्रस्ट पे मिलते हैं। ये क्या होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं और ये कहाँ मिलते हैं? हमें अर्थ क्रस्ट पे मिलते हैं। इसलिए हम इनको क्या नाम देंगे थे? हम इसको बोलते हैं अल्केलाइन अर्थ मेटल के नाम से इसको जाना जाता है। फिर उसकी वही सेम बाकी जितने भी प्रॉपर्टी हमने पीछे अल्कली मेटल की पढ़ी, यहाँ पर ये आपका लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुपीडियम, सीरियम और फ्रेंशियम। फ्रेंशियम और रेडियम क्या होते हैं? रेडियोएक्टिव होते हैं, इसलिए हम इसको डेली लाइफ में नहीं पढ़ेंगे, इसलिए इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से। यहाँ सीरियम और बेरियम तक ही हम इसको पढ़ते हैं, ठीक। अब वही सेम स्टार्टिंग जैसे होता है आपका एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई क्या होता है जी? एटॉमिक रेडियाई वही सेम पैटर्न है कि आपके पास न्यूक्लियस के डिस्टेंस, जो आउटर शेल तक का डिस्टेंस होता है, वो आपका क्या होता है? एटॉमिक रेडियाई होगा। जितना डिस्टेंस कम होगा एटॉमिक रेडियाई छोटा होता है। जैसे जैसे आप दूर होते चले जाओगे वैसे वैसे एटॉमिक रेडियाई भी क्या होता चला जाएगा? बढ़ता चला जाएगा, जिसकी वजह से एज वी मूव डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस। एज वी मूव डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस। तो यानी कि क्या मतलब कहेंगे? हम बोलेंगे कि नीचे जाएगा तो साइज क्या होता है? इंक्रीज करेगा। इस हिसाब से बेरिलियम का साइज स्मॉल, ग्रुप के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं, और बेरियम का साइज सबसे इसमें लार्ज होगा। बेरिलियम का सबसे छोटा और बेरियम का सबसे लार्ज, ये आपका साइज फैक्टर कहलाएगा। अब ये कह करते हैं आपके पास कि बोलो इसके एटॉमिक रेडियाई, अब आप ग्रुप में भी देखोगे और आप पीरियड में भी देखोगे, कंपेयर करते चलेंगे जब यहाँ पर लेफ्ट टू राइट। याद करो जब भी हम एटॉमिक रेडियाई को लेफ्ट टू राइट लेके चलते हैं तब क्या होता था? तो आप बोलोगे लेफ्ट टू राइट जब भी जाओगे तो डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? डिक्रीज करेगा रजे। अब इसमें आपसे कोई पूछे ग्रुप 2 और ग्रुप 1 में से किसके एलिमेंट छोटे होते हैं, तो आप बोलोगे ग्रुप 2 एलिमेंट्स क्या होता है? स्मॉल होता है। ग्रुप 2 एलिमेंट्स क्या होते हैं? स्मॉल। देन ग्रुप 1, कई बार ठीक है। तो आप ये भी तो बोल सकते हैं कि अल्केलाइन अर्थ मेटल्स हैविंग स्मॉलर साइज देन अल्कली मेटल। अल्केलाइन अर्थ मेटल का जो साइज होता है वो छोटे होते हैं किससे? अल्कली मेटल से, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट जब इधर जाते हैं तो साइज क्या करता है? डिक्रीज करता है। ठीक है जी, एक ये हो जाएगा। दूसरा इसमें हम बात करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? कहते हैं आपके पास वही लास्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होगी? किसी भी एलिमेंट के लास्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होगी, वो एनर्जी क्या कहलाता है? उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कहलाता है। वो क्या कहलाता है? उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कहलाता है। अब कहेगा आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? या आपसे बोलेगा कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम, इसमें से सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होनी चाहिए? तो कहते हैं जितना साइज छोटा होगा या डिस्टेंस कम होगा इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस का, अट्रैक्शन उतनी क्या होगी? ज्यादा होती है। जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही क्या होगा? मुश्किल होगा। और इस वजह से क्या होगा रजे कि आपके पास
एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। तो बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, हाईएस्ट। ग्रुप की बात कर रहा हूं सिर्फ, इस ग्रुप में सबसे हाईएस्ट बेरिलियम की, और सबसे लीस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इसकी होगी आपके पास बेरिलियम की। क्योंकि हमें पता है डाउन द ग्रुप हम जब जाएंगे तो आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज करती चली जाती है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करती चली जाएगी। और हमें पता है इस बात का कि आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक साइज की। एटॉमिक साइज से क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है ये बात। फिर अब बात करेंगे लेफ्ट टू राइट, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में से। तो ग्रुप 2 की आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 1 से क्या होगी, कम होगी कि ज्यादा होगी, वो डिपेंड करेगा साइज के ऊपर। साइज छोटा होता है तो ग्रुप 2 की आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 1 से क्या होती है, ज्यादा होती है। ग्रुप 1 की आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 2 से क्या होगी, सॉरी ग्रुप 2 की आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 1 से क्या होगी, ज्यादा होगी। अल्केलाइन अर्थ मेटल हैविंग हायर आयनाइजेशन एनर्जी देन अल्कली मेटल। आपको किसी भी भाषा में बोल सकता है, तरीके अलग अलग है। ग्रुप 1 के अकॉर्डिंग बोल दे, अल्केलाइन और अल्कली मेटल के, अल्केलाइन अर्थ मेटल और अल्कली मेटल के हिसाब से बोल दे, वो उसका तरीका है। ठीक है, आपको हर तरफ से उसको पता होना चाहिए। फिर थर्ड फैक्टर आएगा आपके पास मेटालिक प्रॉपर्टी। मेटालिक कैरेक्टर बोल दो चाहे प्रॉपर्टी बोल दो। अब क्या होता है, जो मेटालिक प्रॉपर्टी है, मेटालिक कैरेक्टर में क्या डिफरेंशिएट करोगे, क्या होते हैं, कहते हैं आपके पास कोई भी एलिमेंट, आपके पास कोई भी एलिमेंट का मेटालिक कैरेक्टर किस बात पे डिपेंड करता है, हम बोलेंगे जी साइज के ऊपर डिपेंड करता है। इस पे डिपेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके होगा, साइज के ऊपर होगा। तो सिंपल सी भाषा में क्या बोलेंगे, कहते हैं जितना ज्यादा साइज लार्ज होगा उतने ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर होंगे। जितना ज्यादा साइज लार्ज होगा उतने ही ज्यादा क्या होंगे, इसके मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होंगे। तो यानी कि बेरिलियम का साइज सबसे छोटा होता है तो उसके मेटालिक कैरेक्टर सबसे कम, बेरिलियम का साइज सबसे छोटा होता है ना, तो उसके कैरेक्टर क्या होंगे, मेटालिक कैरेक्टर सबसे क्या होंगे, लो होंगे। और बेरिलियम के मेटालिक कैरेक्टर क्या होंगे, सबसे हाईएस्ट होंगे इस ग्रुप के अंदर। तो इसका मतलब डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो मेटालिक कैरेक्टर क्या कर रहे हैं, कहते हैं मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आती है कि डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करते हैं, सिंपल सी भाषा में। फिर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की बात करेगा तो क्या होगा, कहता है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में आपसे पूछ लेगा ग्रुप 2 के मेटालिक कैरेक्टर कम होंगे कि ज्यादा होंगे, तो हम बोलेंगे ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं उनके मेटालिक कैरेक्टर कम होते हैं एज कंपेयर ग्रुप 1 के। दूसरे में क्या बोलेंगे, अल्केलाइन अर्थ मेटल हैविंग द लेस मेटालिक कैरेक्टर देन अल्कली मेटल। इसके मेटालिक कैरेक्टर कम होंगे किसके कंपैरेटिवली, लिथियम या के ग्रुप 1 के कंपैरेटिवली। आपसे कोई पूछे मैग्नीशियम और सोडियम में से ज्यादा अच्छा मेटल कौन है या ज्यादा अच्छे मेटालिक कैरेक्टर किसके, तो आप क्या बोलेंगे, ऑब्वियसली सोडियम हैज ए मोर मेटालिक कैरेक्टर देन मैग्नीशियम। ऐसे ही पोटेशियम और कैल्शियम में से पोटेशियम ज्यादा अच्छा मेटल है, सीजियम बेरियम में से सीजियम अच्छा है, रुबिडियम और स्ट्रोंशियम में रुबिडियम अच्छा है। ठीक है, जितना बड़ा साइज होता है उसके मेटालिक कैरेक्टर उतने अच्छे होते हैं। तो यहाँ से एक फैक्टर ये निकल के आएगा आपके पास, इसी को इलेक्ट्रोपॉजिटिव इंसिडेंट में बोला जाता है। फिर आएगा आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए क्या होगा, कहते जी ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप 1 पर कितना था, याद करो +1 था जी, इनके सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन मान है, इसलिए सभी के सभी एक 1 जो है इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या कर रहे कि आपके पास ग्रुप 1 की वैलेंसी 1 है तो इसके सबके ऊपर कौन सा चार्ज देगा, 1 पॉजिटिव, इसलिए इसको बोलते हैं यूनि पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही ग्रुप
2 के अंदर इन सबकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2 होते हैं, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? +2। इसलिए क्या बोलते हैं? डाईवैलेंट। डाईवैलेंट इसको बोलते हैं यूनिवैलेंट या मोनोवैलेंट। ऐसे कंपाउंड जिनके ऊपर +2 चार्ज होता है उसको डाईवैलेंट बोलते हैं, जिसके ऊपर +1 चार्ज होगा उसको क्या बोलते हैं? मोनोवैलेंट एटम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसलिए ग्रुप 2 के ऊपर सभी एलिमेंट्स के ऊपर +2 चार्ज होता है, फिर चाहे मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और चाहे बेरियम ही क्यों ना हो। ठीक है, और जो ग्रुप 1 है उन सब के ऊपर कौन सा चार्ज आता है? +1 चार्ज कैरी करता है। ठीक है, फिर आएगा जी आपके पास मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अब इसमें क्या रहता है? आपके पास जो अल्कली जो ग्रुप 2 के मेटल्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हायर होता है, इसके कंपैरेटिवली अल्कली मेटल के कंपैरेटिवली। ग्रुप 2 का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हायर देन ग्रुप 1। ग्रुप 1 से ग्रुप 2 का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा होता है। क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, और दूसरा इसके डाउन द रूट जाओगे तो कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होता, कभी किसी का कम किसी का ज्यादा, ऐसे चलता है। फिर है नेचर ऑफ बॉन्ड। नेचर ऑफ बॉन्ड क्या होता है? नेचर ऑफ बॉन्ड कहते हैं जी कौन से टाइप के बॉन्ड बनाएंगे? आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो हम बोलेंगे ये भी आयनिक बॉन्ड ही बनाते हैं। नेचर ऑफ बॉन्ड में क्या आएगा? नेचर ऑफ बॉन्ड। तो कहते हैं ये क्या बनाते हैं? कहते हैं आपके पास आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाएगा। आयनिक बॉन्ड तो बनाएगा, सारे ही आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन जो ये बेरिलियम होता है ना ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। बेरिलियम जो है वो क्या बनाता है? कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। बाकी जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी के सभी क्या बनाते हैं? आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। बेरिलियम को छोड़ के बाकी सब आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, और जो बेरिलियम है वो क्या बनाता है? कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कहते हैं ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपको बताया जितना साइज बड़ा होगा, जितना साइज बड़ा होता है ना वो उतना अच्छा क्या होता है? मेटल होता है। साइज लार्ज है तो मेटल होगा, और मेटल होगा तो हमेशा आयनिक बॉन्ड बनाएगा। जो हाईली कैरेक्टर मेटल होते हैं आयनिक बॉन्ड बनाए, जैसे ग्रुप 1 के मेटालिक कैरेक्टर पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होते हैं, इसलिए वो आयनिक बॉन्ड बनाता है। ठीक, लेकिन यहाँ बेरिलियम का साइज इन बाकियों से सबसे कम होता है, सबसे कम। इसलिए जब साइज स्मॉल है तो उसके अंदर मेटालिक प्रॉपर्टी भी क्या होगी? कम होगी। मेटालिक प्रॉपर्टी नहीं होगी तो कौन सी होगी? नॉन मेटल वाली प्रॉपर्टी होगी, और नॉन मेटल जो होते हैं वो हमेशा क्या बनाते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। वो क्या बनाएंगे? कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। मेटल में इसके बाकी बहुत सारे कैरेक्टर्स सेम होते हैं ना, जैसे देखो इसकी भी जो वैलेंसी कितनी होती है? 1s2 होती है, बाकी भी 3s2 4s2 5s2 6s2, इसकी वैलेंसी सेम है। इस वजह से बाकी सारे कैरेक्टरिस्टिक ये इनके जैसे ही शो करता है, लेकिन सिर्फ ये बॉन्डिंग वाला फैक्टर थोड़ा अलग होता है। तो मान लीजिए आपको 90% कैरेक्टर मिलते हैं, उनमें 10% नहीं मिलते, तो रखें तो उसको उसी ग्रुप के अंदर ना तो रखें। एक्सेप्शन नाम की तो चीज होती है, वो वीडियो नहीं दिखाई थी एक्सेप्शन वाली। नेक्स्ट है आपके पास डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है बताओ जरा? डेंसिटी कैसे निकालेंगे? मास अपॉन वॉल्यूम। तो डाउन द रूट जाएंगे तो बताइए आपके पास डेंसिटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? इसमें थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए आपको। डाउन द रूट जाते तो डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज के डिक्रीज? इंक्रीज करेगी, बिल्कुल होगी। डाउन द रूट जाएंगे तो डेंसिटी इंक्रीज करेगी। अब मुझे ये बताओ, इधर जाना है, लेफ्ट टू राइट जाना है, ग्रुप 1 से ग्रुप 2 की ओर जाना है। अब डेंसिटी क्या क्या होगा? अब डेंसिटी मैं छापड़ भी मार देता हूँ। अब डेंसिटी का क्या होगा? क्यों रजे? सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ ना। दिमाग नहीं लगाते हो आप लोग, दिमाग लगाइए कि इसमें डेंसिटी क्या होगा। देखो सिंपल सा लॉजिक है रजे,
आपके पास एक डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब सोचो मास इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। वॉल्यूम कम होगा तो भी डेंसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, हम दोनों फैक्टर लेके चलते हैं इसमें। इधर देखो, मैं कहता हूं सोडियम और मैग्नीशियम की बात मान लो, ग्रुपिंग कन्वर्ट करना है, एक है 11 और इसके हैं 12। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम और मैग्नीशियम में से मास ज्यादा किसका होगा, सोडियम, ऑब्वियसली मैग्नीशियम का। यानी कि अगर मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो मास क्या कर रहा है रजे, इंक्रीज करता है, वहां बिल्कुल इंक्रीज करेगा। एक बात ठीक हो गई। दूसरा, मैं कहता हूं कि मुझे जब सोडियम से मैग्नीशियम की तरफ जाना है तो साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है, साइज डिक्रीज करता है तो मतलब वॉल्यूम भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। वॉल्यूम भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्या ये बात ठीक है, ठीक है जी। अब जरा उस डेंसिटी वाले फॉर्मूले पे नजर मारिए। इसने बोला था अगर मास इंक्रीज होता है तो डेंसिटी बढ़ती है, और अगर वॉल्यूम घटता है तो भी डेंसिटी बढ़ती है। और आप अभी कंपेयर करके चले हैं, मास इंक्रीज ही हो रहा है और वॉल्यूम डिक्रीज होता है, तो दोनों केस में डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज कर रही है। दोनों केस में क्या होता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तब भी डेंसिटी इंक्रीज कर रही है, और जब आप अप टू डाउन आ रहे हो ना तब भी डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज ही कर। बोलो जी, क्या ये बात ठीक है, ठीक है जी। हाँ, तो अपनी इस बात का ध्यान रखना। लेकिन कहीं कहीं किसी किसी बुक में ना थोड़ा सा कंफ्यूजन भी रहता है। जैसे कहीं पर दिया होगा आपको अलग से कि बेरिलियम से कैल्शियम की ओर तो पहले तो डेंसिटी डिक्रीज होती है, यहाँ दिया भी होगा आपको कि बेरिलियम से कैल्शियम की ओर डेंसिटी पहले तो क्या होती है, डिक्रीज, और फिर कैल्शियम से बेरिलियम तक होती है इंक्रीज। कैल्शियम से मैग्नीशियम तक क्या होती है, इंक्रीज करती है। कहते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, कहता है यहाँ पर जो साइज है वो इतना नहीं बढ़ता जितना बढ़ना चाहिए था। यहाँ वॉल्यूम कम बढ़ता है बट मास ज्यादा बढ़ रहा है, और मास ज्यादा इंक्रीज नहीं करेगा। उल्टा बोल गया जी मैं यहाँ पर उल्टा बोल गया मैं। दोबारा देखो, कहते हैं आपके पास क्या था, जहां बेरिलियम से कैल्शियम तक क्या करता है, डेंसिटी डिक्रीज करती है, डेंसिटी क्या करती है, डिक्रीज। मतलब क्या हुआ, कहते हैं जी वॉल्यूम ज्यादा बढ़ता है, बेरिलियम से मैग्नीशियम कैल्शियम तक वॉल्यूम बहुत इंक्रीज करता है, तो वॉल्यूम तो बढ़ रहा है और मास भी बढ़ता है, बट मास की कंपैरेटिवली वॉल्यूम ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। मास कम इंक्रीज करता है बट वॉल्यूम ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, और वॉल्यूम ज्यादा इंक्रीज करे तो जो डेंसिटी है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। इस वजह से कहते हैं कि बेरिलियम से कैल्शियम की ओर तो डेंसिटी डिक्रीज होती है, बट यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन के नंबर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कैल्शियम से बेरिलियम तक की ओर, इसलिए यहाँ पर क्या करती है, इंक्रीज, यहाँ क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, ये लाइन आपको याद रखनी पड़ेगी, ये सारे प्रैक्टिकल होगा। नेक्स्ट है जी आपके पास फ्लेम कलरेशन। फ्लेम कलरेशन मतलब कि ये भी जो आपके पास ग्रुप 2 वाले एलिमेंट हैं, जैसे ग्रुप वाले एलिमेंट्स थे वो भी इलेक्ट्रॉन शो कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन शो करने के बाद सॉरी फ्लेम शो करते हैं ना अलग अलग, वैसे ये भी शो करते हैं, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम ये सब इलेक्ट्रॉन शो आपके कलर शो करेंगे, और इनके कलर है जी आपके पास अलग अलग कलर दिए होंगे आपको। लेकिन मैग्नीशियम कोई कलर शो नहीं करता, ये व्हाइट होता है, बेरिलियम भी व्हाइट होता है, लिख लीजिए, मैं इसका रीजन भी बताता हूँ आपको। फिर आपके पास जो कैल्शियम है, कैल्शियम वाला जो कलर है वो कलर है ब्रिक रेड, ब्रिक रेड जो ईंट का कलर होता है, और क्रिम्सन कलर बोलते हैं इसको, और बेरियम का होता है एप्पल ग्रीन, बेरियम का होता है एप्पल ग्रीन कलर का होता है जी, और रेडियम होता है जो वो भी क्रिम्सन कलर ही होता है, रेडियम का होता है
क्रिम्सन कलर। ये कलर आपने याद रखना है। बेरिलियम मैग्नीशियम वाइट होते हैं, लेकिन कैल्शियम ब्रिक रेड कलर का होता है। क्रिम्सन जो स्ट्रोंशियम है वो क्रिम्सन कलर का होगा। बेरियम है वो एप्पल ग्रीन कलर का होगा। रेडियम है वो भी क्रिम्सन कलर का होगा। ठीक है, ये इसके कलर है। अब क्वेश्चन यहाँ अराइव होता है कि बाकी सब क्या कर रहे हैं, कलर कंपाउंड शो कर रहे हैं ना, तो इस बेरिलियम और मैग्नीशियम को क्या दिक्कत है? तो इस बेरिलियम और मैग्नीशियम को क्या दिक्कत है कि वो कलर शो क्यों नहीं कर रहे? तो इसका रीजन क्या बताएंगे कि वो कलर शो क्यों नहीं कर रहे? ये पेपर में भी आ सकता है कि एक्सप्लेन व्हाई मैग्नीशियम एंड बेरिलियम शो द या डज नॉट शो एनी कलर while the rest of the member of the alkyl automatically show the color compound. Explain why. तो आप इसका रीजन ये बोलेंगे कि बेरिलियम और मैग्नीशियम इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 1s2 2s2 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 1s2 2s2 2p6 3s2। कहते हैं आपके पास बेरिलियम और मैग्नीशियम का जो साइज है वो छोटा होता है। ठीक है, साइज छोटा होता है तो इनकी जो न्यूक्लियस से डिस्टेंस है वो ज्यादा दूर नहीं होते। ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए आपके पास किसका है, मैग्नीशियम का, बेरिलियम का, और ये वाले किसके हो गए, इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम का। कहते जी इनका डिस्टेंस क्या हुआ, लेकिन बाकी का थोड़ा दूर हो जाएगा। ये कैल्शियम का हो गया, ये आपके पास स्ट्रोंशियम का, और ये आपके पास बेरिलियम का। ऐसे अब देखो ध्यान से सुनना। कहते जी कलर शो तभी होते हैं जब आपके जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके एक्साइट स्टेट में चले जाए। ठीक है, यानी कि आपके जो आउटर इलेक्ट्रॉन को जंप करने का मौका मिले। लेकिन जो आपके पास बेरिलियम और मैग्नीशियम है ना, उनका साइज छोटा होता है। साइज छोटा होने की वजह से बेरिलियम और मैग्नीशियम के जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। क्या होते हैं, उनकी अट्रैक्शन क्या होती है, न्यूक्लियस से ज्यादा होती है, और न्यूक्लियस उनको जंप करने की परमिशन नहीं देता, या सोचो कि बहुत 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 ही मुश्किल होती है इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना। तो इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन आगे जंप नहीं कर पाते हायर ऑर्बिटल के अंदर, इस वजह से कलर शो नहीं करेंगे। तो इसमें रीजन क्या लिखोगे, ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम and their electrons are strongly bounded to the nucleus. Their electrons are strongly bounded to the nucleus. They need large amount of energy. They need to large amount of energy for excitation of electron, which is not available in the flame. कहता जी इसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए बहुत एनर्जी की जरूरत होती है, और वो एनर्जी आपके जो फ्लेम होती है उसके अंदर अवेलेबल नहीं होती। इसीलिए बेरिलियम और मैग्नीशियम के कंपाउंड क्या होते हैं, कल्पाइड होते हैं, कोई कलर शो नहीं करेंगे। बाकियों के जो कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम, बेरियम, उनका साइज बहुत बड़ा होता है, उनके इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, अट्रैक्शन कम है, इसलिए इनसे इलेक्ट्रॉन को हायर ऑर्बिटल में जंप करवाना क्या होता है, थोड़ा इजी होता है। इसीलिए बोलता है कि आपके जो बाकी कंपाउंड्स हैं वो तो इजीली क्या करेंगे, कलर शो करते हैं, जबकि आपका बेरिलियम और मैग्नीशियम है वो अच्छे से कलर शो नहीं करता। ऑलमोस्ट उसके कंपाउंड क्या रहेंगे, वाइट कलर के। उसके बाकी कंपाउंड क्या होते हैं, वाइट कलर के होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया हुआ है, तो आपसे हाँ जी बेटा कैसे कैसे कौन, अरे ग्रुप 3 की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होती है। ग्रुप 3 की प्रॉपर्टी और ग्रुप 1 की 2 की प्रॉपर्टी में रात और दिन का फर्क है। वो आप लोग क्वेश्चन में पढ़ेंगे कि वो कंपाउंड कैसे, उनके पास भी इलेक्ट्रॉन निकालने के तरीके अलग अलग होते हैं। वो भी कुछ कंपाउंड वाइट शो करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वो उसका प्रैक्टिस बढ़ाना रहेगा। ठीक है, दूसरा फैक्टर लिथियम जो कर, अरे लिथियम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन, हाँ देखो दो चीजें आ रही, एक याद करो, एक दो इलेक्ट्रॉन होते हैं पेयर,
और एक होता है अनपेयर्ड, है ना। अनपेयर्ड को इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा एज कंपेयर्ड पेयर्ड के मुकाबले आसान होता है, क्योंकि एक तो डबल, देखो आपको बोला ना कि अगर आपके पास पेयर है तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है, बहुत ही मुश्किल होता है, आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। जब आप स्टेबिलिटी की बात करोगे ना जी, तो बेरिलियम की स्टेबिलिटी लिथियम से बहुत ज्यादा है। बेरिलियम की स्टेबिलिटी लिथियम से क्या है, बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उसके पास फुली फिल्ड ऑर्बिटल होती है, और फुली फिल्ड ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। एक बार दूसरा कहते हैं, फिर आपके पास दूसरा क्या रहेगा, कहते हैं इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, लेकिन अनपेड इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन निकालना, अनपेड और इस ऑर्बिटल से अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही उसके कंपैरेटिवली थोड़ा आसान होता है। तो इलेक्ट्रॉन तो ये भी देता है, लेकिन बेरिलियम इलेक्ट्रॉन नहीं देता, बहुत बहुत मुश्किल से देता है, फ्लेम के अकॉर्डिंग वो साइज नहीं देता। ये फैक्टर आपको याद रखना है। बोलो कि कुछ बात कर ले बड़ी। फिर आएगा जिसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जैसे मैं वो पीछे मेटल में पढ़ा था वो सेम ही, तो आपके हिसाब से रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डाउन द ग्रुप जाएगी तो क्या होगी, बोलो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होती है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरिलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेडियम और सीजियम। हमें हर बार कंपेयर करके चलना है इसके बाद। अब आएगा जैसे रिड्यूसिंग एजेंट बोल दो या आप प्रॉपर्टी बोल दो, एक ही बात है। अब बताओ, कहता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम ग्रुप 2 की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कैसी होगी। फिर वो पूछेगा रिड्यूसिंग पावर होती क्या है, तो हमको हमें पता है, कहता जी जो एलिमेंट जितना जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करके उस पर कोई भी चार्ज आएगा, ग्रुप 2 के ऊपर 2 चार्ज आता है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। खुद का क्या करता है, वो हमेशा ऑक्सीडेशन एक्ट किसकी तरह करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। एक बात ठीक है, ठीक है जी, हमें पता है कि जो मेटल्स होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। ओके, फिर कोई ट्रेंड, इसमें सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन देगा, हम बोलेंगे बेरिलियम देगा, क्योंकि साइज बहुत जल्दी बड़ा है। जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा उतना जल्दी इसका ऑक्सीडेशन होगा, और उतनी ही जल्दी से वो किसकी तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो यानी कि इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी सबसे हाईएस्ट, हाईएस्ट होगी। और बेरिलियम की प्रॉपर्टी क्या होगी, लोएस्ट, क्योंकि बेरिलियम से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना काफी टाइम लगता है, मुश्किल भी होता है, तो ये अपना ऑक्सीडेशन इतना जल्दी नहीं करता, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कम। जैसे आप नीचे जाओगे इलेक्ट्रॉन लॉस करना इजी होगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा ऑक्सीडेशन जल्दी होगा, और ऑक्सीडेशन जल्दी होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट भी का भी काम क्या करेगा, ज्यादा करेगा। तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप, रिड्यूसिंग एजेंट की प्रॉपर्टी डाउन द ग्रुप क्या होती है, इंक्रीज करती है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या करेगी बच्चे, इंक्रीज करेगी। ओके, फिर कंपेयर करवाओ जिसको 1 और ग्रुप 2 के अंदर, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में कंपेयर करो, कहते जी कौन कौन से क्या होते हैं, क्या बताओगे। कहता जी आपके पास ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को कंपेयर कर लेते हैं, कहते कर लो कोई बात नहीं, ठीक है कर लेते हैं। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा किसकी होती है, अगर आपको ये सोचने का मौका मिले तो क्या बताओ। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में से रिड्यूसिंग पावर ज्यादा किसकी होती है, रिड्यूसिंग एजेंट ज्यादा अच्छे कौन होंगे, ग्रुप 1 वाले कि ग्रुप 2 वाले। इतना सोचने की जरूरत नहीं दीजिए, आपको बोला भी हुआ है लार्ज साइज जो मेटल्स होते हैं एलिमेंट आर
गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ये लाइन हमेशा याद रखना, एक ही लाइन के अंदर आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। इसे छोटी सी लाइन के अंदर कि लार्ज साइज का जो भी एलिमेंट होगा उसके रिड्यूसिंग एजेंट की प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में साइज लार्ज किसका है? ग्रुप 1 का। तो ग्रुप 1 के जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है वो ज्यादा होती है, ग्रुप 2 की जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है वो कम होती है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या करता है? डिक्रीज करता है। एक बात, कैल्शियम और पोटेशियम में से अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? तो हम बोलेंगे पोटेशियम है, क्योंकि वो अपना इलेक्ट्रॉन कैल्शियम से ज्यादा जल्दी लॉस करता है, और ज्यादा जल्दी लॉस करेगा तो उसका ऑक्सीडेशन जल्दी होता है, तो वो काम भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ज्यादा बेटर करेगा कैल्शियम से। ठीक है, इसलिए बोलेंगे अल्कली मेटल हैविंग द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपेरेटिवली टू द अल्केलाइन अर्थ मेटल। ठीक है जी। तो ये तो है जी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। फिर नेक्स्ट आएगा सेम रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। केमिकल प्रॉपर्टी में रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर, वाटर के साथ आपने क्या क्या होना है? इसकी रिएक्टिविटी करना है कि बेरिलियम को वाटर के साथ रिएक्ट करने पर क्या क्या मिलेगा? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम। अगर मैं इस सब को वाटर के साथ रिएक्ट करवा दूं तो क्या बनेगा? सिंपल हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? हाइड्रोक्साइड बनेगा। उस हाइड्रोक्साइड को, लेकिन आपने ये बात हमेशा देखी भी होगी, बहुत ध्यान से सुनी होगी ना, 10th क्लास में पढ़ा हुआ है कि आपके पास जो भी है, जैसे मैग्नीशियम, वाटर की प्रॉपर्टी कितनी होती है? 3 होती है, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर और स्टीम, 3 होते हैं। कहते हैं आपके पास जो बेरिलियम है, बेरिलियम तो पानी के साथ रिएक्ट करता ही नहीं, पानी के साथ रिएक्ट करता ही नहीं है। अब देखो यहां पर वाटर की 3 प्रॉपर्टी, कोल्ड, और आपके पास स्टीम होता है एक, और एक हॉट वाटर होता है। ठीक है, बेरिलियम डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर, ये ध्यान रखना एट एनी कंडीशन। ऐसे ही लिख लो चाहिए, एट एनी कंडीशन। एनी कंडीशन का मतलब क्या हुआ? क्या पानी को आप चाहे ठंडे पानी, बेरिलियम को चाहे आप ठंडे पानी के साथ, गर्म पानी के साथ या स्टीम के साथ भी रिएक्ट कर दो, कभी भी बेरिलियम पानी के साथ रिएक्ट शो नहीं करता। कभी भी पानी के साथ जो बेरिलियम है वो रिएक्शन शो नहीं करता। लेकिन अब अगली देखिए मैग्नीशियम की ओर। मैग्नीशियम क्या करता है? मैग्नीशियम ठंडे पानी के साथ रिएक्शन शो नहीं करता। मैग्नीशियम जो है वो ठंडे पानी के साथ रिएक्शन शो नहीं करता, बट गर्म पानी के साथ क्या रिएक्शन शो करेगा? है जी कोई आइडिया? बोलो जी बोलो। और भी कुछ होता था, याद करो। मैग्नीशियम जो है हाइड्रोक्साइड में बनाता था, याद करो। मैग्नीशियम जो है वो पानी के साथ मिलके आपको क्या बनाएगा? MgO भी बनाता है, प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है, और Mg के साथ अगर 2H2O डाल दोगे तो क्या बनाएगा? MgOH2 भी बनाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बनाता है जी आपके पास, इस बात को भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है जी। हाँ, अगर एक मॉलिक्यूल आप किसका मैग्नीशियम का 2 मॉलिक्यूल बॉन्ड करोगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस की तो रिलीज होगी ना। ऐसे ही होता है, अगर मान लीजिए एक तो आप हॉट वाटर के साथ एक करो तो क्या बनाएगा? हाइड्रोक्साइड बनाता है, नहीं ऑक्साइड बनाता है सॉरी। और सिंपल वाटर के साथ करोगे, कोल्ड वाटर का मतलब सिंपल वाटर के साथ क्या बनता है? हाइड्रोक्साइड भी बनाता है। दो अलग अलग होते हैं, सिंपल वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड, कोल्ड वाटर के साथ, हॉट वाटर के साथ क्या बनाएगा? ऑक्साइड भी बनाता है। ये अभी 10th क्लास में नहीं पढ़ा था, याद करो। जिसकी मेटल की रिएक्टिविटी ज्यादा है
जिस मेटल की, देखो जिस मेटल की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है ना, वो तो ठंडे पानी के साथ भी, गर्म पानी के साथ भी और साथ रिएक्ट कर जाता है। पर मान लो मेटल थोड़ा अनरिएक्टिव है, तो अनरिएक्टिव मेटल जितना पानी आप गर्म लोगे, थोड़े रिएक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि जो ठंडा पानी होता है ना, ऐसे याद करो, ठंडा पानी होता है उसकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है। ठंडे पानी की रिएक्टिविटी क्या है, बहुत कम। गर्म पानी की रिएक्टिविटी ज़्यादा, और जो स्टीम होती है वो उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। ऐसे याद रखो। सिंपल देखो ना यार, मान लीजिए पानी, ठंडा पानी होता है, अब चीनी मिलाते हो, क्या ठंडे पानी में चीनी डिसॉल्व होती है? ठंडे पानी में होती है, बहुत कम होती है। अरे इसमें कितने मिनट लगेंगे? कभी मैं बोलता रहता हूँ, 1 मिनट रह गया, दोबारा जल्दी से रिजॉइन करो, वेट खत्म करो। तो बताओ जी, इसकी रिएक्टिविटी कैसे थी? आपको बोला ना कि ठंडे पानी में चीनी जो होती है ना, बहुत ही क्या होती है, बहुत कम घुलती है। ठंडे पानी में चीनी क्या होती है, बहुत ही कम घुलती है। बट पानी को अगर गर्म करोगे तो चीनी बहुत जल्दी घुल जाती है। पानी के अंदर चीनी गर्म करेंगे तो क्या होता है, बहुत जल्दी चीनी घुल जाती है। तो इसमें देखो फर्क किसका आया? दोनों केस में चीनी सेम ही है, दोनों केस में चीनी तो सेम है, लेकिन इसमें फर्क कहाँ है? हमारे वाटर का, वाटर ठंडा था तो उसका नेचर अलग था, वो रिएक्टिविटी कम शो कर रहा था। वाटर गर्म था तो रिएक्टिविटी जल्दी शो की, तो जल्दी रिएक्ट हो गया। तो वाटर की रिएक्टिविटी पे भी डिपेंड कर रहा है। तो यही इसलिए नेचर अलग अलग होता है। तो ठंडे पानी की रिएक्टिविटी कम होती है, हॉट वाटर की रिएक्टिविटी ज्यादा, और स्टीम की सबसे ज्यादा। स्टीम की क्या होती है? सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होती है। ठीक है, तो सिंपली भाषा में यही बोलेंगे कि आपके पास कैल्शियम, मैग्नीशियम और बेरिलियम, ये सब जो होंगे वो वाटर के साथ क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्साइड ही बनाते हैं। वो सब क्या बनाते हैं? वाटर के साथ कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरिलियम, ये तीनों भी वाटर के साथ मिलकर क्या बनाएंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो सिंपल भाषा में आप बोलना चाहिए कि आपके पास जो अल्काइल अर्थ मेटल, सेकंड ग्रुप के मेटल्स हैं, अगर वो वाटर के साथ रिएक्शन शो करेंगे तो वो क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। मैग्नीशियम जो होता है वो कुछ केसेस में क्या बनाता है? ऑक्साइड भी बनाता है। बट बेरिलियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्टिविटी बिल्कुल भी शो नहीं करता, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी बहुत बहुत कम होती है। क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है? बहुत ही कम होती है, क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन जल्दी से लॉस नहीं करता। इसलिए क्या करेगा? वो वाटर के साथ किसी भी कंडीशन में रिएक्टिविटी शो नहीं करेगा। ठीक है जी, ये जी आपका वाटर के साथ रिएक्शन शो करेगा। तो कैसे करेगा? नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा? फिर आएगा जी आपके पास ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी शो करना, कि आपके पास जो ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी है, ऑक्सीजन के साथ आप कैसे रिएक्शन शो करोगे वो बताना है आपको। ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी शो कैसे दिया? आपके पास जब भी आप इसको रिएक्ट करवाओगे ग्रुप 2 को ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनेगा? कहते हैं आपके पास बेरिलियम प्लस O2, 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे आपको, और फॉर्मूला बनेगा 2BeO, Fe2Mg प्लस O2, फॉर्मूला बनेगा 2MgO।
तो ये क्या बना, मेटल ऑक्साइड। क्या बना, मेटल ऑक्साइड। ये सभी के सभी ऑक्साइड ही बनाते हैं, ये सभी क्या बनाते हैं, ऑक्साइड। ऐसे ही आपके पास 2 कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा, 2CaO, 2Cr प्लस O2, 2SrO, 2 बेरियम प्लस O2, बेरियम ऑक्साइड। तो इसको जनरली क्या बनेंगे, इसको जनरल भाषा में MO भी तो लिख सकते हैं, मेटल भी वन है ऑक्सीजन भी वन, ये इसका जनरल फॉर्मूला होगा MO, मैग्नीशियम सॉरी मेटल ऑक्साइड को लिखते हैं। M की जगह बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, ऑक्साइड के बारे में बोलते हैं। ऐसे ही आपके पास क्या कहते हैं, नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, इसको हम नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्ट किया जा सकता है, जिसको बोलेंगे नाइट्राइड। क्या बोलेंगे, नाइट्राइड के नाम से जानेंगे। अगर मैं नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता हूं तो कंपाउंड हमेशा क्या बनेगा, नाइट्राइड बनेगा। ऑक्साइड, ऑक्सीजन से ऑक्साइड 3 मॉलिक्यूल, ये 2 मॉलिक्यूल, 3N2, 3N2, ये बन जाएगा। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नाइट्रोजन ब्रोमाइड। ऐसे कर दिए 3Be प्लस N2, 3Mg प्लस N2, 3Ca प्लस N2, 3Sr प्लस N2, 3Ba प्लस N2। क्या बनेगा, करिए आपके पास Be3N2, Mg3N2, Ca3N2, Sr3N2 और बेरियम 3N2। ये सब नाइट्राइड कहलाता है, नाइट्राइड। जैसे ऑक्सीजन को के साथ क्या बना था, ऑक्साइड बना था, वैसे ही नाइट्रोजन के साथ ये करेंगे तो क्या बनेगा, नाइट्राइड की फॉर्मेशन हो। ठीक है जी, यहाँ तक कीजिए, बाकी हम कल करेंगे।